तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे AR एजुकेशनल हब में। ठीक है सर, आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं आपको है उसका है यूनिट 5। जैसा कि आप देख सकते हो ये बायोलॉजी का सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन फिजियोलॉजी नीट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है बिकॉज इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो चलिए हम लोग इसको पार्ट वाइज में ख़त्म करते हैं और शुरुआत करते हैं हम लोग आज नए चैप्टर का, ह्यूमन फिजियोलॉजी। आखिर ये चैप्टर क्या कहती है हम लोग पूरा इसका डेप्थ में बात करेंगे। इसमें देखिए इसके जो पार्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी के, देखिए इसमें पार्ट है, ये पार्ट वाइज है। ये आपका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज गैसेज एंड बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एंड जो 19 है एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। और भी इसका एक देखिए यहाँ पर और भी टॉपिक है इसका, लोकोमोशंस, मूवमेंट्स, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले आज ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट पार्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो सर देखिए यहाँ पर सबसे पहले इनको जान लीजिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर जान लीजिए, ये जानना जरूरी है। अल्फोंसो कॉर्टी, अल्फोंसो कॉर्टी नाम है इनका। अल्फोंसो कॉर्टी इटालियन ये एंटोनमिस्ट है, वाज बॉर्न ये 1822 में ये इनका जन्म हुआ था। कॉर्टी बिगेन हिज साइंटिफिक करियर स्टडिंग इन cardiovascular system of reptile. Later he turned the attention to mammalian auditory system in 1851. He published a paper describing a structure located on the basilar membrane of the Golgi containing hair cell that convert sound vibration into nerve impulse. The cell कोटी has died in 1888 और इनकी डेथ कब हुई थी 1888 में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट उतना तो नहीं होता है, तब भी इसको पढ़ लेना भाई, क्या ही जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहला पार्ट है हमारा यहाँ पर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं, इस पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, डाइजेशन ऑफ फूड की बात करेंगे, डाइजेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड प्रोडक्ट की बात करेंगे, डिसऑर्डर एंड डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। तो ये हमारा कुछ टॉपिक्स है। ठीक है, हम लोग इस टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फूड इज़ द वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। देखिए फूड की आवश्यकता सभी को होती है। फूड नेसेसरी है लाइफ के लिए। लाइफ को अगर जीना है तो उसके लिए फूड की आवश्यकता होती है। दिन भर लोग इतने परेशान होते हैं हर कुछ के लिए, तो ज़रूरत मिलती है कि इनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, फूड की। ठीक है, तो यहाँ पर सभी फूड, देखिए सभी फूड यहाँ पर एक समान नहीं है, सभी फूड एक जैसे नहीं होते हैं। देखिए द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड कार्बोहाइड्रेट, जो हमारा मेजर कंपोनेंट है यानी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट खाना है वो कौन कौन है बॉस, वो आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और क्या है, फैट्स है। ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल क्वांटिटीज़। और जो भी आपको विटामिन चाहिए, विटामिन जो चाहिए आपको, और जो मिनरल्स चाहिए वो आपको स्मॉल क्वांटिटीज़ में आवश्यकता होती है। ठीक है, फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। देखिए आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आखिर आपको फूड की आवश्यकता क्यों होती है। भाई दिन भर जिसके वजह से हम इतना करते हैं, आखिर हमें फूड की क्या आवश्यकता है। तो भाई इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, एनर्जी। इसका सीधा सीधा मतलब है एनर्जी। ठीक है, आप एनर्जी के लिए ही खाना खाते हो। ऐसा नहीं है कि भाई मुंह का स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है चलो कुछ भी खा लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप कुछ भी खा नहीं सकते हो। तो यहाँ पर आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, आपको ज़रूरत पड़ी है एनर्जी की। ठीक है, एनर्जी की ज़रूरत की पूर्ति के लिए आपने क्या खाया, फूड को। फूड से आपको क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट मिला, प्रोटीन मिला, फैट्स मिला, विटामिन मिला, मिनरल्स मिला। ठीक है, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो आपको ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होते हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जो आपको कम मात्रा में ज़रूरत होते हैं। लाइक जैसे कि मैंने बात किया यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट जो है ये आपको मेजर कंपोनेंट में चाहिए, यानी भाई इनको आपको ज़रूरत ही है। अगर आपको अच्छी खासी एनर्जी चाहिए तो फिर आपको ये लेना ही पड़ेगा। बात करते हैं विटामिन एंड मिनरल्स की, ये ऑल्सो रिक्वायरमेंट तो फॉर स्मॉल क्वान्टिटीज़, ये जो है ये ज़रूरत है आपको स्मॉल क्वान्टिटीज़ में। ठीक है, आपके बॉडी के लिए। और फूड प्रोवाइड आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है, किस वजह से भाई, ये आपको ग्रोथ में हेल्प करता है, रिपेयर ऑफ टिश्यू। मान के चलिए आपको चोट लगता है, भाई उसका रिपेयरिंग कैसे होता है, आपके बॉडी में टिश्यूज़ की रिपेयरिंग कैसी होती है। ठीक है, मान के चलिए आपका भी चोट लगता हो आपको, तो वो रीजनरेट कैसे होता है, फिर उसको जनरेट कैसे होता है वहाँ का सेल। तो ये सब प्रोसेस किस वजह से होता है, ये सब प्रोसेस जितने भी है वो सब एनर्जी और फूड्स की वजह से ही होता है।
बात करते हैं भाई पानी का। द वाटर वी टेक इन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड आल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। भाई पानी आपको क्या हेल्प करता है, तो आपको जो पानी है यहाँ पर, पानी ये बेहद ज़रूरी है। क्यों? ये आपको डिहाइड्रेट होने से बचाता है, ये आपको डिहाइड्रेट होने से बचाता है। भाई देखते होगे कि बहुत लोग ऐसा भी होते हैं, कुछ लोग थोड़ा देर भी धूप में खड़े रहते हैं, अचानक उनको फिर चक्कर आने लगता है, या फिर कभी लोग को आपने सुना होगा भाई इसके शरीर में तो पानी की कमी हो गई है। तो क्या एक्चुअल में वहाँ पानी की कमी नहीं हुई है, उनके बॉडी में, उनका बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो रहा है। डिहाइड्रेट किस टाइप से होता है? मान के चलिए आपको गर्मी आ रही है, पसीना लग रहा है, आपको स्वेटनिंग हो रही है, तो इससे क्या होता है, वो जो वाटर है आपके बॉडी में वो बाहर निकल रहा है, जिसके वजह से आपका जो बॉडी में पानी की मात्रा जो है वो अब कम हो रही है। मान के चलिए आपके बॉडी में अगर मैं बात करूँ 70% अगर पानी है, तो मान के चलिए अगर पानी खत्म हो रहा है तो जाहिर सी बात है एक्टिविटी जो एक्टिविटी है आपके बॉडी की, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, वो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। उसकी वजह से फिर क्या होता है, आपको यहाँ पर आप यहाँ पे क्या हो सकते हो, वहाँ पर डिहाइड्रेट हो सकते हो और आपको चक्कर आ सकता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है, आपके बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं, मीन्स आपके बॉडी में जितने भी केमिकल्स और जितने भी जो भी चीज़ आप दिन भर में खाते हो, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, आपके प्रोसेसेस होते हैं आपके पूरे बॉडी में, उसको ध्यान में कौन रखता है और अच्छे से उसको कौन हेल्प करता है? तो जाहिर सी बात है भाई, वाटर। वाटर पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, इसलिए सेव वाटर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन ओरिजिनल फॉर्म। They have to be broken down and converted into simple substance in the digestive system. The process is a conversion of complex food substances to simple absorbable food for digestion. देखिए भाई, हम लोग यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, क्या हमारे बॉडी को यहाँ पर ज़रूरत है मैगी की? क्या हमारे बॉडी को ज़रूरत है पनीर की? ये मुझे बताओ आप। अगर हमारे बॉडी को खाने के लिए क्या चाहिए, ऐसा तो नहीं है हमारा बॉडी बोलता है भाई नहीं, हम तो सिर्फ समोसा खाएंगे, हम लोग सिर्फ समोसा खाएंगे, हाँ उसके बिना हम सुनेंगे ही नहीं। या फिर हमारा बॉडी बोलता है कि नहीं, हम क्या खाएंगे भाई, हमको खाना है चाउमीन खाना है, ठीक है चाउमीन खाना है हमको। तो क्या आपका बॉडी इस चीज़ की डिमांड करता है? नहीं। आप कुछ भी खा के अपना पेट भर सकते हो, लाइफ को जी सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप उसी चीज़ को खाओ। यहाँ पर लिखा है कि जो भी चीज़ आप खाते हो उसका ब्रेक डाउन बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल जब ब्रेक होता है, मान के चलिए आप कुछ भी खाते हो, तो कार्बोहाइड्रेट खाते हो, प्रोटीन खाते हो, फैट्स खाते हो, विटामिन खाते हो, मिनरल्स खाते हो, इन सभी का ब्रेक डाउन होता है। जो इसका ओरिजिनल फॉर्म में होता है वो हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो इसका ब्रेक डाउन होता है। उस ब्रेक डाउन आखिर क्यों होता है? दिस प्रोसेस इज कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म कॉल्ड डाइजेशन। और ये इस वजह से किया जाता है ताकि हम लोग फूड को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर पाएँ, हम लोग अच्छे तरीके से उसको खा पाएँ। ऐसा नहीं है कि भाई हम कुछ भी खाते हैं तो वो हम लोग के पेट में डायरेक्ट चला जाता है, उसके बाद फिर सारा प्रोसेस शुरू हो जाता है। पनीर खाएंगे तो ज़्यादा हम लोग को बेनिफिट होगा, या फिर हम चिकन खाएंगे ज़्यादा बेनिफिट होगा। सर ऐसा नहीं है, जो भी आपको न्यूट्रिशन मिलना है वो उसी प्रोवाइड, जितना भी न्यूट्रिशन है वो इस अनुसार ही मिलेगा। चावल खाते हो आप, आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, फैट मिलेगा, दाल खाते हो मिनरल न्यूट्रिशन, सारा कुछ आपको उसमें मिलने वाला है। तो ये क्या, जो इसका जो रियल फॉर्म होता है इसमें वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जिसके वजह से क्या होता है, इसका ब्रेक डाउन होता है। किसके थ्रू? बायो मैक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं वो यहाँ पर उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो वो कन्वर्ट होकर किस में बन जाता है, सिंपल सब्सटेंसेज में, ठीक है, ताकि वो डाइजेस्ट कर पाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, डाइजेशन एंड स्केस कैरिड बाय डाइजेस्टिव सिस्टम, द मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस, जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम सोन इन 16.1। देखिए हमारे बॉडी में दो तरह के प्रोसेसेस चलते हैं। हमारे बॉडी में मान के चलिए ये ह्यूमन बॉडी है, अगर मान के चलिए यहाँ पर मैं एक ह्यूमन बॉडी बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। मान के चलिए ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, इनके पूरे ये सॉरी ये तो मिट गया, ये एक मान के चलिए ह्यूमन बॉडी है। तो भाई इसके बॉडी में दो तरह के प्रोसेस चल रहे हैं, एक केमिकल प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, एक केमिकल मेथड चल रहा है, और एक यहाँ पर मैकेनिकल प्रोसेस चल रहा है। भाई आप पूछोगे कि हमारे बॉडी में मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस की क्या आवश्यकता है, तो भाई इसकी आवश्यकता है, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस की आवश्यकता है हमारे बॉडी में। अब किस प्रकार है मैं आपको ये यहाँ पर बताता हूँ पूरा।
चलिए, तो यहाँ पे मैंने बात की आपको बताने के लिए कि केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस क्या होता है। तो डाइजेशन आर टू मेथड योर आवर बॉडी यूज टू ब्रेक डाउन फूड्स। मैकेनिकल प्रोसेस क्या होता है? डाइजेशन इन्वॉल्व फिजिकल मूवमेंट टू मेक फूड स्मॉलर। और केमिकल प्रोसेस क्या होता है? डाइजेशन यूज एंजाइम टू ब्रेक डाउन। यहाँ पर केमिकल प्रोसेस होता है, जो यहाँ पर देखिए, जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे दो प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है मैकेनिकल और एक होता है केमिकल। ठीक है, बायोकेमिकल, इसको मैकेनिकल सॉरी केमिकल प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो केमिकल प्रोसेस क्या यूज होता है? तो डाइजेशन यूजेस एंजाइम टू ब्रेक डाउन, इसमें एंजाइम्स का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, और वहीं अगर बात करें हम मैकेनिकल प्रोसेस की, तो सर यहाँ पर मैकेनिकल प्रोसेस में क्या होता है? मैकेनिकल प्रोसेस में डाइजेशन इन्वॉल्व फिजिकल मूवमेंट टू मेक फूड स्मॉलर। इसमें फूड का भी जो जो मान के चलिए, मैकेनिकल प्रोसेस क्या होता है कि यानी ये एक फिजिकल प्रोसेस हो गया, फिजिकल प्रोसेस हो गया, सीधे सीधे बात में अगर समझें तो ये एक आपका फिजिकल प्रोसेस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए हम लोग उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कहती है? द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये किससे जुड़ा हुआ है भाई? ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ा हुआ है और कुछ इसमें एसोसिएटेड ग्लैंड भी इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है, द एलिमेंट्री कैनाल बिगिन द एंटीरियर ओपनिंग द माउथ एंड इट्स ओपन टू पोस्टीरियर थ्रू द एनस। द माउथ लीड्स टू बकल कैविटी एंड द ओरल कैविटी। देखिए, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट होता है एंटीरियर ओपनिंग से, ये माउथ से स्टार्ट होकर हमारा पोस्टीरियरली कहाँ, एनस तक में। ठीक है, तो ये बात आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें द माउथ लीड टू बकल कैविटी और ओरल कैविटी। हमारा जो माउथ है वो लीड करता है किसको? ओरल कैविटी और बकल कैविटी को। द ओरल कैविटी हैज़ द नंबर ऑफ टीथ एंड द मस्कुलर टंग इस टूथ इज इम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉज। यहाँ भाई ऐसा क्यों लिखा हुआ है? तो जैसा कि मैं आपको बताऊं, द ओरल कैविटी हैज़ नंबर ऑफ टीथ। जो हमारा ओरल कैविटीज़ है, जैसा कि आपने देखा होगा, इस टाइप से हमारा ओरल कैविटी होता है। इस टाइप से समझ लीजिए ये हमारा ओरल कैविटी है। इसके अंदर क्या होता है? इम्बेडेड रहता है, यानी सॉकेट के अंदर पकड़ा हुआ रहता है। क्या पकड़ा रहता है भाई? दांत, टीथ। जो हमारा टीथ है वो यहाँ पर इसको पकड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये हमारे सॉकेट से बिल्कुल और बिल्कुल अटैचड रहते हैं। ठीक है, दिस टाइप्स ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडोंट। जो हमारा देखिए, जो हमारा टीथ है वो सॉकेट जॉ से इम्बेडेड है, यानी सॉकेट जॉ को पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। समझ लीजिए ये एक सॉकेट है, समझ लीजिए एक सॉकेट है। मैं आपको दिखाता हूँ पूरा कंप्लीट करवा के। सपोज दैट मान के चलिए ये आपके एक दांत है। सपोज दैट ये आपके यहाँ पर दांत है। ये हो गया आपका क्या बोलते हैं, मैंने टूथ बोला है यहाँ पे, सॉरी जॉज बोला। उसके बाद यहाँ पर ये आपका टीथ हो गया। तो जिस टाइप से इसका यहाँ पर जो भी जॉज बोन में, जो भी सॉकेट जॉ बोन में ये जिस टाइप से इम्बेडेड है, इस टाइप्स के अटैचमेंट को क्या बोलते हैं? थीकोडोंट बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म टू सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। देखिए यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है, जो भी मैमल्स होते हैं उनके पूरे लाइफ साइकिल में मान कर चलो आप जितने साल जियो, देखो आप मान के चलो 100 साल जियो या फिर आप 200 साल जियो भाई, आपके पूरे लाइफ साइकिल में बस 2 ही बार ऐसा होता है कि जब आपका डेंटिशन होता है। डेंटिशन भाई क्या ही कह रहे हो डेंटिशन के बारे में, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप जब जन्म लेते हो उस समय का दांत, और जब आप धीरे धीरे एडल्सेंस एज में जाते हो उस समय का दांत, तो आपके पूरे लाइफ साइकिल में मात्र सिर्फ 2 ही बार ऐसा होता है जब आपका यहाँ पर डेंटिशन होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं a set of temporary milk of deciduous teeth replaced by a set of permanent adult teeth। जब आप जन्म लेते हो, जन्म लेने के साथ साथ आपके लगभग 6 मंथ के बाद आपका यहाँ पर डेंटिशन स्टार्ट हो जाता है। जो भी टीथ का जो डेंटिशन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइप के जो टीथ होते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पोररी मिल्क टीथ और डिसीडियस टीथ। आप लोगों ने बचपन में सुना होगा, सभी बोलते हैं भाई दूध के दांत अभी जन्मे नहीं हैं और अभी से तुम ये सब शुरू कर दिया है। तो दूध के दांत क्या होता है, जिसको हम लोग मिल्की टीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्की टीथ भी। ठीक है, जिसको हम लोग टेम्पोररी मिल्क किस टाइप का होता है? एक परमानेंट होता है, एक टेम्पोररी होता है। दोनों से आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते होंगे कि टेम्पोररी किसको बोलते हैं और परमानेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो टेम्पोररी टीथ का क्या काम है यहाँ पर? ये जो ऐसे टीथ होते हैं, डिसिडियस मतलब क्या होता है? पतझड़। डिसिडियस मतलब होता है ये पतझड़। ठीक है, तो ये दांत ऐसे होते हैं जो कुछ समय बाद रिप्लेस हो जाते हैं। किससे रिप्लेस हो जाते हैं?
परमानेंट टीथ से रिप्लेस हो जाते हैं, और जिसको यहाँ पर एडल्ट टीथ भी कहते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड डाइफायोडोंट एंड एडल्ट ह्यूमन। इसके बाद से हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो ये जो इस टाइप का जो डेंटिशन है इसको बोलते हैं डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट क्यों बोलते हैं? तो डाई मतलब दो होता है, तो डाइफायोडोंट एक सेट आपका जो होता है वो आपका होता है मिल्की टीथ, एक होता है आपका मिल्की टीथ, एक होता है मिल्की टीथ, और एक जो दूसरा होता है ये आपका होता है परमानेंट, ठीक है। तो ये एक होता है परमानेंट, एक होता है आपका मिल्की टीथ। तो इस टाइप का जो डेंटिशन होता है ये आपके पूरे लाइफ साइकिल में मात्र सिर्फ 2 ही बार होता है। तो इस टाइप को क्या डेंटिशन को क्या बोलते हैं? डाइफायोडोंट। इसको बिल्कुल याद रखिएगा बाबू, बिल्कुल ये आपसे पूछा ही जाएगा, कभी ना कभी एग्जाम में ये पूछा ही जाएगा, ठीक है, डाइफायोडोंट। उसके आगे बढ़ते हैं, चलिए। एन एडल्ट ह्यूमन, देखिए ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल दिया हुआ है फिगर, ये बेहद ज़रूरी है, इसको हम लोग एक बार बारीकी से देखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। पहले यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 32 परमानेंट टीथ। देखिए अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, अगर मैं अच्छे खासे हट्टे कट्टे इंसान की बात करूं, तो भाई उनके शरीर में, मतलब उनके शरीर में मैंने कहा उनके मुंह में लगभग कितने टीथ होते हैं? तो भाई ये जान लो, उनके बॉडी में, उनके पूरे माउथ में 32 टीथ होते हैं, 32। तभी आपने सुना होगा कि बहुत लोग अगर किसी को धमकी देते हैं तो वो किसी किसी को, कुछ लोग कहते हैं मैं तुम्हारी बत्तीसी तोड़ दूंगा। भाई उसको बत्तीसी तोड़ने की क्या ही बात है, यानी उसका पूरा का पूरा दांत ही तोड़ देगा, ये इसका कहने का मतलब है। तो लगभग आपके जो माउथ है, जो एक एडल्ट है, एक जो एडल्ट है उसके माउथ में 32 परमानेंट टीथ होता है, विच आर 4 डिफरेंट टाइप्स। तो यहाँ पे जो टीथ होते हैं उनके 4 तरह के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं, जिसको हम लोग हेट्रोडोंट कहते हैं। जो इस टाइप के डेंटिशन होते हैं, 4 टाइप का डेंटिशन होता है, 4 टाइप के जो दांत होते हैं। भाई हमारे दांत के भी नाम होते हैं, जिस तरह से हमारे हाथ पैर होते हैं, लेग्स बोलते हैं, हम टंग बोलते हैं, मतलब कि सबका जैसा जैसा नाम है उस तरह से हमारे जो दांत हैं उसके भी यहाँ पर नाम है। चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर इनके क्या क्या नाम है। तो जो इस टाइप का जो डेंटिशन है, जो ये जो 4 टाइप का डिफरेंट टाइप का जो डेंटिशन है, इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट, ठीक है, हेट्रोडोंट बोलते हैं। घबराने वाली बात नहीं है, सब आसान है, सब इजीली आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, नेमली इसमें जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर इनका नाम क्या क्या है। एक होता है इंसीरियर कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। ICPM और M, यहाँ PM का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, प्रीमोलर होता है, ठीक है। I से इंसीरियर, C से कैनाइन, P से प्रीमोलर, सॉरी PM से प्रीमोलर एंड M से मोलर। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन द ईच, अरेंजमेंट ऑफ द टीथ इज ईच हाफ ऑफ द अपर जॉ एंड लोअर जॉ इन द ऑर्डर ICPM and M is represented by the dental formula of human being। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये हमारे डेंटल फॉर्मूला को दर्शाता है। आप पूछोगे भाई इतना सारा फॉर्मूला कम ही था कि आखिर ये डेंटल फॉर्मूला भी पूछ दिया हम लोगों से, ये क्या बात हुई भाई? तो डेंटल फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखिए यहाँ पर 2 1 2 3, इसको इंटू कर दीजिए 2 से, तो ये आपका डेंटल फार्मूला बन जाता है, ठीक है। कुछ ज़्यादा इसमें ज़्यादा खतरनाक नहीं है, ये आपका डेंटल फार्मूला इस टाइप का बन जाएगा। 2 1 2 3 2 1 2 3। अब आप पूछोगे सर 2 1 2 3 यहाँ पर ऐसा कैसा हो गया? तो 2 1 2 3 यानी जो आपके जो दांत होते हैं उसमें जो 2 है वो क्या है? इंसीरियर है, 1 जो है वो कैनाइन है, PM यानी प्री मोलर जो है वो 2 हैं, और मोलर आपके 3 है। ये आपके दांत के डेंटल फार्मूला है, ये याद रखिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझ लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, द हार्ड च्यूइंग सर्फेस ऑफ द टीथ मेड ऑफ द इनेमल हेल्प्स टू द मेस्टिकेशन ऑफ द फूड। देखिए हमारे बॉडी का, अगर मैं पूरे बॉडी का बात करूँ, पूरे एनिमल हिस्ट्री की मैं बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई हार्डेस्ट पार्ट है तो वो है आपका इनेमल। इनेमल सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। ये क्वेश्चन भी नीट में पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं कुछ एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। तो इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ओके।
इसके बाद बात करते हैं, और देखिए ये इनेमल जो है ये आपका हेल्प करता है मैस्टिकेशन में। मैस्टिकेशन आप समझते होंगे ना, जब आप खाना खाते हैं तो आप जैसे कि मान के चलिए आप रोटी खाएं, चावल खाएं, कुछ भी खाएं, तो उसको आप मैस्टिकेट करते हो, अपने माउथ में लेकर उसको मैस्टिकेट करते हो। ऐसा तो नहीं है ना कि बड़ा सा रोटी का टुकड़ा लिया डायरेक्ट एक घूंट मार के पेट के अंदर, ऐसा तो नहीं है। उसको हम लोग मैस्टिकेट करते हैं, उसको पूरा अच्छे तरीके से चबाते हैं, मैस्टिकेट करते हैं, ठीक है, सलाइवा से पूरा मैस्टिकेट होता है। तो ये हेल्प करता है, इनेमल जो है ये हेल्प करता है इस चीज़ को करने में। द टंग इज द फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। ये देखिए ये यहाँ पर क्या है, तो जो हमारा टंग है भाई, ये हमारा टंग जो है वो मूवेबल पार्ट है। हम लोग जब भी बोलते हैं, ये हमारा देखिएगा जो टंग है हमारा वो बिल्कुल छटपटाता रहता है। ये जो हमारा टंग है इस टाइप का, ये बिल्कुल और बिल्कुल छटपटाता रहता है। ये हमारे माउथ में इस टाइप का रहता है, ये बिल्कुल छटपटाता रहता है। तो ये एक मूवेबल ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, मूवेबल ऑर्गन है, जो हमारे फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी में अटैच्ड है बाय फ्रेनुलम, ठीक है। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज ए स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पेपिलिया, सम ऑफ इच बियर ऑफ टेस्ट बर्ड। हमारा जो टंग आता है, जो हमारा टंग है, सपोज दैट ये हमारा टंग है, ठीक है, ये हमारा टंग हो गया, तो इसमें कुछ यहाँ पर टेस्ट बर्ड भी होते हैं, जिससे हम लोगों को पता चलता है। मान के चलिए अगर मैं इसको डिवाइड करूँ इस टाइप का, अगर मैं इसको बांट दूँ पार्ट वाइज, तो कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो यहाँ पर हमको शुगर टेस्ट करवाते हैं। मतलब कि हमको जब भी मीठा खाएं तो भाई पता चले यहाँ जाके कि हाँ भाई मीठा खाए हैं, यहाँ आए तो कुछ हमको पता चले कि यहाँ पर सॉल्टी है। मैं एरिया बिल्कुल गलत, ऐसे देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर एरिया गलत बता रहा हूँ, बट इसी टाइप से कुछ होता है, ठीक है। सॉल्टी, यहाँ से आपको पता चल जाएगा सॉल्ट, भाई कुछ सॉल्ट खाएं, कुछ स्पाइसी खाएंगे या फिर कुछ खट्टा खाएंगे, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए ये बिल्कुल लोकेशन देख लीजिएगा, आई थिंक मुझे लगता है लोकेशन मैंने गलत बताया है, बट कोई बात नहीं है, इस टाइप से ही लोकेशन इंडिकेट होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि इससे आपको पता चलता है कि हाँ भाई ये आपका टेस्ट बर्ड हो गया, ठीक है, टेस्ट बर्ड हो गया। जब आप टंग को पूरा पूरा डेप्थ में पढ़िएगा तो आपको यहाँ पर देखने को इसका पूरा पूरा पार्ट मिलेगा, ठीक है। The oral cavity lead into a short pharynx which services as common passage of food and air. And the oesophagus and the trachea pipe open into pharynx। देखिए oesophagus जो हमारा है, ये आपको जो हमारा फूड पाइप है समझ लीजिए, इसी से फूड पास होता है। और ट्रैकिया है, ये इसको विंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। द ट्रैकिया विंड पाइप, ट्रैकिया मतलब क्या होता है, विंड पाइप, ओपन इनटू फेरिंग्स, ये कहाँ ओपन होता है, फेरिंग्स में। द कार्टिलिनियस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस ओपनिंग of the windpipe during swelling the oesophagus. The thin long tube with the extent of posteriorly passing through the neck, thorax and diaphragm to lead J-shaped bag like structure is called stomach। चलिए देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि हमारे बॉडी में हम लोग जब भी फूड इनटेक करते हैं, तो भाई फूड खाते ही कोई बोलता है कि जैसे ही फूड को खाएं ना, बस वो डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट वो पेट में चला गया, ऐसा नहीं होता है सर। इसका भी एक प्रोसेस होता है। ये ओइसोफेगस फेरिंग से लेकर ट्रेकिया से लेकर ये बिल्कुल क्रॉस करता है, तब जाके हमारे पेट तक पहुंचता है। अब जैसा कि देखिए मैं कुछ लोग होते हैं खाते खाते जिनका बोलने का आदत होता है, तो एक हमारा कार्टिलिनियस फ्लैप टाइप का एक एपिग्लोटिस होता है। मान के चलो ना, ये एक समझ लो ये एक पाइप है, ठीक है, ये एक पाइप है, सपोज दैट ये एक पाइप है। आप बोलोगे यहाँ पर आपने क्यों छोड़ कर रखा है, भाई यहीं भी प्रॉब्लम होती है। ये समझ लीजिए कि एक जो ऊपर से पाइप आया, समझ लो ये आपका माउथ है, एक पाइप आया, ये एक पाइप गया इधर, ठीक है, ये आपका फूड पाइप हो गया, और एक इसी से जस्ट सटा हुआ एक आपका एयर पाइप हो गया, यानी विंड पाइप हो गया, जिससे आप हवा लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, ठीक है। तो क्या होता है, अधिकांश क्या देखा जाता है, मान के चलो आप इस टाइप से एक्टिविटी कर रहे हो, खाना खा रहे हो, और अचानक क्या होता है, बोलते बोलते आपका जो खाना है वो आप अटक जाते हो गला में अटक जाते हो, ठीक है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा खांसने लगते हो आपको बहुत ज़्यादा हिचकियाँ भी आती है, खांसना कफिंग स्टार्ट हो जाता है आपका। तो ये किस वजह से होता है, वो क्या होता है कि जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं वो आपके विंड पाइप में चले जाते हैं। जब भी आप ऑक्सीजन लेते हो वो आपके विंड पाइप में चले जाते हैं, जिसके वजह से आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन आपका हेल्प करता है, आपका हेल्प करता है यहाँ पर एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है,
जैसा कि आपको मैं बता दूं, सपोज दैट ये एक फ्लैप लाइफ का, मान के चलो ये फ्लैप लाइफ का स्ट्रक्चर है। आपने जैसे खाया, ये समझ लो इस टाइप का फ्लैपिंग वाला है, ये फ्लैप उठता है ना, इस टाइप से फ्लैपिंग वाला है। आप खाएं, ये फिर से कवर अप हो गया, फिर ये खोले, फिर से ये खुल गया। तो ये फ्लैपिंग टाइप का इसका स्ट्रक्चर ही होता है, फ्लैपिंग टाइप का, ठीक है। ये प्रिवेंट करता है कि ताकि जो फूड है वो पास ना कर जाए आपके विंड पाइप में, जिसकी वजह से आपको वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। तो इसको यहाँ पर प्रिवेंट करता है, ठीक है। ये थी ऑइसोफेकस और थीन और लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रिंग पोस्टेरियर पासिंग थ्रू द नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम आल्सो लीड द जे शेप्ड ऑफ बैग इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक। जो हमारा स्टोमक है उसका जो शेप है वो किस टाइप का है भाई? जे शेप्ड का। जे शेप्ड का हमारा स्टोमक है, इस टाइप का हमारा स्टोमक है, ठीक है। चलिए, बात बाकी जो भी हमारा स्टार्टअप होगा ये हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा यहाँ से मस्कुलर स्फिंक्टर, ठीक है। उससे पहले मैं हम आप लोगों को पढ़ा दिया, ठीक है। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से सेकंड पार्ट में। और बिल्कुल एंजॉय के साथ पढ़ना है एनसीईआरटी को भाई। एनसीईआरटी है, बिल्कुल एंजॉयमेंट के साथ पढ़ना है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ना है। चैप्टर को मैं कंप्लीट करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ना है एनसीईआरटी को, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है नीट के लिए, बोर्ड के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बिल्कुल अपना ख्याल रखिए।